हो गया, स्टार्ट हो गया। हेलो एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं चंद्रपाल कुमार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन स्कॉलर हब। हम आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं और 3 क्लास हम लोग 4 क्लास देख चुके हैं प्रीवियस, है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है प्रायोरिटी, और प्रायोरिटी में बहुत सारी चीज़ हम लोग देखते हुए आ रहे हैं और अभी हम लोग देख ही रहे हैं और बहुत सारी चीज़ हम लोग को देखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बहुत ही जल्दी लाने वाले हैं सीबीएसई और जैक दोनों का, है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज 4-5 सेट होगा, है ना। 5 सेट का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में और किस तरह से सॉल्व करेंगे हम लोग क्वेश्चन को आसानी से, है ना। तो वो भी हम लोग जल्द आने वाले हैं हम लोग, क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ गया है तो हम लोग को वो चीज़ भी देखना ज़रूरी है। तो जनवरी से हम लोग पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चलेगा। अभी हम लोग फिलहाल जो प्रायोरिटी हम लोग पढ़ रहे हैं उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि इसमें बीच में छोड़ देना अच्छी बात नहीं है। तो हम लोग इसमें प्रीवियस क्लास में देख लिए थे, है ना, 13.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 तक। आज उससे हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे, है ना। तो देखते हैं कहाँ तक हम लोग क्वेश्चन किए हुए थे। ये सब क्वेश्चन हम लोग शायद कर लिए थे, ठीक है, ये बार बार बताने का है नहीं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो अगर प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं, प्रीवियस क्लास अगर कोई नहीं देखे हैं, है ना, तो उसको अवश्य देख ले, उसको जरूरी देख लेना है। अगर उसको हम लोग नहीं देखेंगे तो फिर क्या होगा ना, वो दिक्कत करेगा ये सब क्वेश्चन में समझने में। तो पीछे का क्लास को बहुत ही अच्छा से देख लेना है, फिर आगे हम लोग इसको पढ़ना है। अदरवाइज अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो पीछे वाला से समझ में नहीं रह समझे में नहीं रहेंगे तो फिर ये दिक्कत करेगा कि अचानक से क्या क्या लिख रहे हैं सर, है ना। तो पीछे का क्लास देखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन सीबीएसई के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना जैक के लिए है, या फिर उसमें वाइस वर्सा बोलेगा जैक के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट जितना सीबीएसई के लिए है। और शायद ये क्वेश्चंस को हम लोग, है ना, हम क्लास में बता चुके हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा से अगर कोई देखा होगा तो ये 6-5 ईयर्स वाला हम पीछे क्लास में करा चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को भी हम स्किप कर रहे हैं, क्योंकि बार बार एक ही क्वेश्चन को बताना अच्छा नहीं लगता है। इस क्वेश्चन को भी बताया हुआ है जब हम ये क्या बोल रहे हैं कंडीशनल प्रायोरिटी पढ़ रहे थे, है ना। तो एक क्वेश्चन जब हम वहाँ पे किए थे कंडीशनल प्रायोरिटी बेस्ड, तो वहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन शायद यही था। तो इसको आप देख लीजिएगा, है ना, बार बार हम लोग नहीं पढ़ते इस क्वेश्चन को। हम लोग इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है अब पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर, है ना। एक माता है, एक पिता है और एक बेटा है ना। ये लोग फैमिली पिक्चर के लिए क्या हो रहा है, लाइन अप हो रहा है। तो किस तरह से हो सकता है ना, तो किस तरह से ये लोग लाइन अप हो सकते हैं उसको सबसे पहले देखना है। फिर बोलता है कि इसको E/F यहाँ पे भी निकालना है। इसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम लोग देखते आ रहे थे कि सभी में वो क्या निकालना है, प्रायोरिटी ऑफ E/F ही हम लोग फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का प्रायोरिटी निकालना है कि सन एक एंड में रहे और फादर तुम्हारा मिडिल में रहा। गिवन है फादर तुम्हारे मिडिल में और प्रायोरिटी निकालना है सन ऑन वन एंड, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको हम लोग सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं कि इसका सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है। अगर कोई मदर फादर और सन है, तीनों अगर एक फैमिली पिक्चर के लिए लाइन अप हो रहे हैं तो किस तरह से लाइन अप हो सकते हैं, तो देखते हैं सॉल्यूशन में। ऐसे अगर हम लोग यहाँ पे सैंपल स्पेस देखा जाए तो किस तरह से लाइन अप हो जाएगा स्टूडेंट्स, या तो मदर होगा, फादर होगा, सन होगा, नेक्स्ट क्या होगा, सन होगा, फादर होगा, मदर होगा। नेक्स्ट फादर, ये कैसा होगा, फादर मदर सन, या फिर सन मदर फादर। और क्या हो सकता है, फादर सन मदर या मदर सन फादर,
ठीक है, यही तुम्हारे 6 पॉसिबल आउटकम्स मिल सकते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट करने पे मदर, फादर और सन से। ठीक है, अब 2 इवेंट्स यहाँ पे लिया हुआ है, लिखेंगे लेट, है ना। ई क्या कह रहा है, सन 1 इवेंट दैट सन ऑन 1 इंड। क्या कह रहा है सन, ई इवेंट ऐसा है, सन है सो वो एक इंड में खड़ा ही है, इस तरह का इवेंट हमको यहाँ पे ले लेना है। तो इवेंट कैसा होगा, ई, तो सन कहाँ पे एक इंड पे है, तो देखा जाए तो यहाँ पे है ना। अगर इसको हम लोग, है ना, दूसरे पेन से अगर यहाँ पे हम लोग डॉट करके देखे जाए, अंडरलाइन करके, तो कैसे होगा, देखो यहाँ पे सन है एक इंड में सन यहाँ पे है, एक सन में यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो ये 4 है तुम्हारे यहाँ पे ई में। तो एम एफ एस हो सकता है, कॉमा एस एफ एम हो सकता है, एफ एम एस हो सकता है, एस एम एफ हो सकता है। ई का जो इवेंट होगा पॉसिबल इवेंट्स, ये तुम्हारा यही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या कहता है, एफ क्या कहता है, फादर इन मिडिल, है ना। ऐसा फिर यहां पे लेना है इवेंट जिसमें फादर कहाँ होगी बोल रहा हूं मैं, मदर होगी, फादर होंगे, है ना, जेंडर चेंज नहीं कर देना है। तो फादर इन मिडिल, फादर कहाँ रहेंगे, मिडिल में रहेंगे। तो कहाँ है मिडिल में, देखो फादर, अगर देखा जाए तो यहाँ पे फादर मिडिल में है और यहाँ पे ही फादर मिडिल में है, अदरवाइज कहीं पे नहीं है। तो एम एफ एस एंड एस एफ एम, ठीक है। बस यही 2 कंडीशन है इस इवेंट के लिए, क्या इसके आगे तो है नहीं। अब यहाँ पे हमको निकालना क्या रहता है, क्योंकि हमको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देख रहे हैं, पी ई बाई एफ निकालना है मेरे को। तो पी ई बाई एफ कैसे निकलेगा, उसके लिए मेरे को चाहिए ई इंटरसेक्शन एफ, है ना। हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन से इसे देखते आ रहे हैं। तो अगर ई इंटरसेक्शन एफ देखते हैं तो दोनों में से कॉमन पार्ट क्या है, तो यही है, एम एफ एस यहाँ भी होगा और एस एम यहाँ पे होगा। देख लो, यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो दोनों का कॉमन पार्ट ले लिए यहाँ पे, कॉमन एलिमेंट। अब सबका एक करके प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो मेरे को बेसिकली चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यहीं पे देख लेते हैं बगल में। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना होगा बोलो तो 2/1 2 3 4 5 6, 2/6 इट मीन्स 1/3, है ना। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा बोलो, तो 2/6, दिस इज ऑल्सो 2/6, दिस इज ऑल्सो 2/6, इट मीन्स ऑल्सो 1/3, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, मेरे को फाइंड करना था पी ई बाई एफ, है ना। क्या निकालना है मेरे को, पी ई बाई एफ। कैसा लिखा रहा है यार, वी हैव टू फाइंड, ऐसा भी लिख सकते हैं, वी हैव टू फाइंड क्या, पी ई बाई एफ, पी ई बाई एफ according to conditional probability formula. What can I write, PF, P intersection F divided by PF. This is the formula of conditional probability. सबका वैल्यू मेरे को मालूम है, क्या है, P इंटरसेक्शन F का वैल्यू ही 1/3 है और PF का भी वैल्यू 1/3 है। ये कट के कितना वैल्यू मिल गया, 1। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ कितना आ गया स्टूडेंट्स, 1 आ गया, है ना। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया। मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम for a family picture, then this type of event, what is the value of PE by F। तो हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को डील कर लिए, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत होने वाली
बात तो है नहीं और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही इजी था, है ना। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लो, है ना। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट देते हैं टाइम, जल्दी से देख लो। हो गया? नेक्स्ट क्या है, आज हम लोग खत्म करेंगे इसका। हाँ देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। अब ब्लैक एंड रेड डाई आर रोल्ड। हाँ, अब यहाँ पे डाई वाला बात आ गया। ठीक है, इसको हम लोग इधर बनाते हैं, इधर से बनाते बनाते उधर चल जाएंगे हम लोग, या फिर इधर से बनाते बनाते इधर चल जाएंगे। चलो अच्छा, यहीं से बनाते बनाते इसको हम लोग उधर चलेंगे। इसको इस तरह से हम लोग इसको पार्ट में इसको डिवाइड कर लिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ब्लैक एंड रेड डाई आर रोल्ड, है ना। एक डाइस है, दो तरह का डाइस है, एक ब्लैक है और एक रेड है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दोनों को हम लोग एक साथ रोल्ड कर रहे हैं, एक साथ ही हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं। तो दो तरह के क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5, है ना। बोलता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप उसका निकालिए जो हमेशा जो दोनों का सम होगा वो ग्रेटर देन 9 होगा, एंड गिवन क्या रहेगा रिजल्टेंट में, कि जो ब्लैक डाई होगा वो हमेशा 5 देता होगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, यहां पे हम लोग को चाहिए क्या, लिखेंगे सॉल्यूशन में, सिंस a black and a red dice is rolled, है ना। दो डाइस को एक साथ रोल कर रहे हैं, तो therefore नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, तो 6 × 6 इट मीन्स 36, है ना। दो रोल का तो यही नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा। अब देखते हैं, इवेंट लेते हैं, लिखेंगे लेट, है ना। लेट ई हम लोग लेते हैं, ई है सो इवेंट है, इवेंट दैट क्या है, ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ए। इवेंट दैट, व्हाट इवेंट दैट, इवेंट दैट क्या, ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9, हाँ, obtaining a sum of greater than 9, है ना। इवेंट क्या मान लिए, इवेंट दैट ऑब्टेनिंग अ सम ऑफ ग्रेटर देन 9, है ना। तो दैट इज क्या क्या हो सकता है बोलो तो इवेंट में, इसके लिए इस तरह का हमको यहाँ पे पेयर लेना है जो हमेशा 9 से बड़ा होना चाहिए दोनों का सम। तो क्या क्या हो सकता है, 6 और एक 4 तो ले ही सकते हैं हम लोग, या फिर 4 6 ले सकते हैं, है ना। फिर 5 6 ले सकते हैं, फिर 6 5 ले सकते हैं। सॉरी कैसा 5 लिखा है यार, 6 और 5 ले सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, हाँ 5 5 भी तो हो सकता है, अच्छा 6 6 भी तो हो सकता है। इसके अलावा और भी क्या होगा, होगा क्या, देखो तो 9 से बड़ा सम क्या हो सकता है, 6 4 4 6 5 6 6 5 5 5 एंड 6 6, बस इतना ही होगा। अच्छा एफ, अब इवेंट लेते हैं एफ। नेक्स्ट एफ लेना पड़ेगा मेरे को, लिखेंगे इवेंट दैट व्हाट, ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5,
black die resulted in a 5, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो एक ब्लैक और एक रेड डाई को हम लोग थ्रो कर रहे हैं, तो ब्लैक कलर को पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले ब्लैक कलर लिखेंगे, तो ब्लैक कलर में हमेशा 5 होना ही चाहिए। वो रिजल्टेंट है वो फिक्स है, वो क्या है 5 होना ही चाहिए, तो 5 होगा। मतलब फर्स्ट ब्लैक जब हम लोग रोल कर रहे हैं ब्लैक डाई को, तो उसमें 5 दिखना ही चाहिए। तो इसके लिए क्या क्या तुम्हारे पास ये इवेंट में एलिमेंट हो सकता है? तो 5 के साथ 1 हो सकता है, अच्छा 5 के साथ 2 हो सकता है, 5 के साथ 3 भी हो सकता है। इसी तरह से हम लोग कहां तक ले लेंगे? 5, 5 एंड 5, 6 तक ले सकते हैं बस। तो ये एफ इवेंट तुम्हारा यही बोल रहा है। अब फिर से हम लोग जैसा कि हम लोग जान रहे हैं ई इंटरसेक्शन एफ लेना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या वैल्यू होगा बताओ ई इंटरसेक्शन एफ के लिए? तो दोनों में जो कॉमन पार्ट्स है, क्या है दोनों में कॉमन पार्ट्स बोलो? वहां पे देखो हम लोग दिखाई दे रहा है 5, 5 एंड 6, 6, बट यहाँ पे 6, 6 नहीं है। ओनली यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? 5, 5, 5, 5 इज द एलिमेंट ऑफ बोथ, है ना, दोनों में है बोथ इवेंट। तो यहां से हम लोग सिंपल एक ही हम लोग यहाँ पे पेयर ले लेते हैं जिसका नाम है नाम नहीं है, एलिमेंट है ना। एलिमेंट का क्या नाम रहेगा? तो उस तरह से मेरे को नजर में क्या आ रहा है? एक ही एलिमेंट आ रहा है नजर, जो दोनों में कॉमन है। 5, 5 यहाँ पे भी है, 5, 5 वहां पे भी है। अब चलो मेरे को फाइंड क्या करना था? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम लोग क्या करना है? हम लोग ई मान लिए हैं जिसको फाइंड करना है, और रिजल्टेंट वाला कौन सा है? एफ। तो बेसिकली मेरे को फाइंड क्या करना है? पी ऑफ ई बाय एफ, है ना। इट मीन्स पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी एफ, है ना। तो चलो देख लेते हैं पी इंटरसेक्शन एफ क्या हो सकता है। तो एक ही एलिमेंट्स है 1 बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है? 36, तो 1 बाय 36, ठीक है। पी एफ क्या सकता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। तो 6 बाय 36, 36, 36 कैंसिल, 1 बाय 6 इज द राइट आंसर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर ए का ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से हम लोग देख लिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है नहीं, है ना। आराम से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। तो इवेंट दैट ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9, दिस टाइप ऑफ इवेंट, एंड इवेंट दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5, दिस टाइप ऑफ इवेंट। कॉमन पार्ट्स दिस, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ई बाय दिस, ओके। तो इस तरह का क्वेश्चंस को हम लोग करने में कोई दुविधा होनी नहीं चाहिए, है ना। बनाते ही चले आ रहे हैं। कल हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में कल देखेंगे, ठीक है। तो वो चीज को देखना है कल बहुत ही अच्छे तरीके से। परसों फिर उसका एक्सरसाइज कर ले लेंगे, और फिर एक दिन बेस थ्योरम लेंगे। तो क्योंकि 25 दिसंबर आ रहा है, क्रिसमस डे आ रहा है, उससे पहले हम लोग तो खत्म नहीं होगा, लेकिन हाँ 1 जनवरी आते आते, है ना, नया साल आते आते हम लोग इस प्रायोरिटी को खत्म करेंगे। और फिर जैसा कि तुम लोगों को पहले ही बोल चुके हैं वीडियो में कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का 5 सीरीज आएगा, है ना, एक एक करके उसको हम लोग को ज़्यादा ध्यान देना है। पूरा लेकर पूरा सिलेबस 12th का पूरा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, सीबीएसई के लिए भी और जैक के लिए भी, है ना। दोनों हम बार बार बात दोहरा रहे हैं, सीबीएसई एंड जैक बोथ के लिए वो इंपॉर्टेंस रहेगा, ठीक है। तो उसको एकदम देखना नहीं भूलना है, देखना तो इसको भी नहीं भूलना है, उसको भी नहीं देखना भूलना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम, अच्छा इसमें बी बचा हुआ है। बी भी कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है। क्या बोलता है? फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम 8, है ना। ऐसा लेना है दोनों का सम 8, यहाँ पे ग्रेटर देन 8 था, सॉरी 9 था, वहां पे दोनों का सम 8 ही होना चाहिए। गिवन दैट द रेट इज ग्रेटर देन 4। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा इसको समझ में आया होगा तो इसको हम लोग आसानी से बना लेंगे। इसके लिए जो इवेंट होगा वो किस तरह का होगा बताओ? 8 होने के लिए 4, 4 हो जाएगा, 5, 3 होगा, 3, 5 होगा, और क्या हो सकता है? 2, 6 हो सकता है, 6, 2 हो सकता है। इस तरह का हम लोग एलिमेंट ले लेंगे ई में, और एफ में क्या लेंगे? लेस देन 4 होना चाहिए। उस तरह का इवेंट लेंगे जो 4 से छोटा ही होना चाहिए, है ना। किसके? रिजल्टेंट रेट डाई रिजल्टेड इन लेस देन 4।
तो रेड डाई हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड में ले रहे हैं, ब्लैक डाई फर्स्ट में ले लेते हैं, सेकेंड डाई में रेड डाई लेते हैं, तो वो 4 से कम होना चाहिए। तो 4 से कम होना चाहिए मतलब उसके लिए जो इवेंट होगा वो कौन कौन सा होगा, यहाँ थोड़ा सा बता दे रहे हैं, उसके लिए हिंट्स दे रहे हैं। ऊपर वाला तो हिंट्स की जरूरत नहीं है, नीचे वाला हिंट्स की जरूरत है। अगर एफ उस केस में लेंगे तो एफ किस तरह का लेंगे बताओ, वो 4 से छोटा ही होना चाहिए रिजल्टेंट। तो 1 के साथ 1 भी हो जाएगा, 1 के साथ सॉरी 2 के साथ 2 होगा, 3 के साथ 1 1 2 2 3, ऐसा नहीं करते हैं, हाँ 4 लेना है ना रिजल्टेंट। तो 1 2 3 3 4 4 हो जाएगा क्या, 1 के साथ 1, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3, 4 के किस तरह का बस पढ़ लेते हैं। गिवन दैट रेड डाई रिजल्टेड इन अ लेस देन 4, तो 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 3 के साथ 3, ऐसा नहीं, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इट्स माई मिस्टेक, है ना, ऐसा नहीं है। एफ के लिए क्या होगा, एफ के लिए देखो तो फर्स्ट वाला तो 1 भी हो सकता है ना, फर्स्ट वाला तुम्हारा 2 भी हो सकता है, फर्स्ट वाला तुम्हारा 3 हो सकता है, फर्स्ट वाला 4 हो सकता है, फर्स्ट वाला 5 हो सकता है, फर्स्ट वाला 6 भी हो सकता है। लेकिन इसमें तुम्हारा ये 1 हो सकता है ना, 1 के साथ 1 हो सकता है, 2 के साथ 1 हो सकता है, 3 के साथ 1 हो सकता है, 4 के साथ 1, 5 के साथ 1, इस तरह से कितना चलेगा सीरीज, ये 6 हो गया। इसी तरह से क्या करेंगे, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3 करते करते हम लोग इस तरह का पेयर बनाते चले जाएंगे, है ना। और ये भी कहाँ तक चल जाएगा, 2 के साथ 6 तक। इसी तरह 3 के साथ 1, है ना, 3 के साथ 6, नहीं, गड़बड़ हो रहा है, सेकेंड टाइम को 6 तक थोड़ी जाना है, तो गड़बड़ हो जाएगा कहानी में। 1 2 3 4 1, 2 के साथ, हाँ इधर वाला तुम देखो पूरा गड़बड़ लिख रहे हैं, क्या कहाँ मेरा दिमाग है, दिमाग कहाँ है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 1 के साथ हो गया 1, 2 के साथ हो गया 3 के साथ, ठीक है 1 1 हो गया। फिर 1 के साथ 2 हो सकता है, 2 के साथ 2 हो सकता है, 3 के साथ 2 हो सकता है, 4 के साथ 2 हो सकता है, 5 के साथ 2 हो सकता है और 6 के साथ 2 हो सकता है। इसी तरह से फिर करेंगे तो कहाँ तक चल जाएंगे, हाँ एक और ले लेंगे ना, एक ले ही लो, यहाँ पे एडजस्ट होगा तो। फिर 1 के साथ 3 ले लेंगे, 1 के साथ 4 लेंगे, सॉरी 2 के साथ 4 लेंगे, करते करते लोग 6 के साथ, 2 के साथ 1 के साथ क्या कर रहे हैं, हाँ 1 के साथ 3, 2 के साथ 3 और 6 के साथ भी 3, बस इतना ही। अब इसके आगे नहीं, क्योंकि हमको सेकेंड में रिजल्टेंट 4 से कम लेना था, तो 3 तक ही चलेंगे, है ना। तो यहाँ पे इसमें 6 एलिमेंट इसमें भी, 6 एलिमेंट इसमें भी होगा, टोटल 18 एलिमेंट्स होगा एफ में, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इंटरसेक्शन में देख लेना कि कौन सा कॉमन मिल रहा है, उसके हिसाब से हम लोग इसका वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, मिस्टेक हो रहा था, क्योंकि हम लोग को इस तरह का पेयर लेना है जिसमें सेकेंड डाई क्या होना चाहिए, ऑलवेज सेकेंड डाई जो होगा ऑलवेज वो क्या होगा, जो रिजल्टेंट होगा रेड डाई वो क्या होगा, 4 से कम होगा। तो 4 से कम होगा तो 1 1 वाला भी ले लिए, 2 2 वाला भी ले लिया और 3 3 वाला भी ले लिए, ठीक है। और इधर तो सभी होगा, क्योंकि 1 के साथ 2 के साथ 3 के साथ 4 के साथ 5 6 के साथ, इसके लिए कुछ नहीं बोला है, तो 6 तक चलेगा, यहाँ भी 6 तक चलेगा और यहाँ भी 6 तक चलेगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। ये कह रहा था, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, अब इसमें देखो ये डायरेक्ट तुम्हारा न्यूमेरिकल बेस्ड पे क्वेश्चन है ना, बहुत ही इजी है, कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 11, क्या कह रहा है भाई, 11 कह रहा है मेरे को, 11 का फर्स्ट पे आते हैं, सॉरी सेकेंड लिख लिए पहले ही। 11 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो लिख लेते हैं। गिवन क्या है, E135 F23 G2345 फाइंड E by F। तो फर्स्ट मेरे को P E by F फाइंड करना है, तो P E by F फाइंड करने के लिए हमको निकालना पड़ेगा, कंसीडर अ फेयर डाई इज रोल्ड, है ना। सबसे पहले इस बात को ध्यान रखना है कि एक डाई को हम लोग रोल कर रहे हैं, तो जो इसका सैंपल स्पेस होगा, सैंपल स्पेस यहाँ पे लिख देना बड़ा सा, सैंपल स्पेस क्या होगा बोलो, टोटल नंबर सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। वहां दिख नहीं रहा है थोड़ा सा, अच्छा उधर कोना तरफ, हाँ थोड़ा सा दिख रहा है, चलेगा,
चलेगा चलेगा, ठीक है। तो सिंपल स्पेस एक फेयर डाई को रोल करने का सिंपल स्पेस वही होगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन पे देखते जाते हैं, है ना। थोड़ा सा शॉर्ट वे में कर देंगे क्योंकि हम लोग इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन को देख चुके हैं। तो P बाई EF के लिए क्या होगा, अगर हम लोग P इंटरसेक्शन F लिखते हैं डिवाइडेड बाई PF लिखते हैं तो क्या लिखेंगे बोलो। अब E इंटरसेक्शन F, E और F के बीच में कौन सा कॉमन पार्ट है बोलो, 3 है, ठीक है। 3 है मतलब एक एलिमेंट है, और एक एलिमेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/6 होगा, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट में चलते हैं। और PF एलिमेंट 2 है और ये 2/6 हो जाएगा, तो 1/2 आंसर हो जाएगा, बहुत इजी है। सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड वन इज PF बाई, अगर जस्ट उल्टा वाला है सिस्टम, फिर से वही P इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाई PE, है ना। तो अगर PE निकालना है, ये तो 1/6 ही होगा, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत है नहीं। PE कितना होगा 3/6 होगा, इट मीन 6 कैंसिल करेंगे 1/3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का ये 2 था। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, इधर आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, PE बाई G। सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, डबल सेकेंड लिखा गया है PE बाई G। PE बाई G के लिए फिर से वही कहानी, P ऑफ E इंटरसेक्शन G डिवाइडेड बाई PG। कुछ नहीं करना है, P इंटरसेक्शन G। अब E और G में हम लोग कॉमन पार्ट देख लेते हैं, तो 3 5 वहां पे भी दिख रहा है, 3 5 यहाँ पे भी दिख रहा है। इट मीन्स इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 2/6 होगा, एंड डिवाइडेड बाय PG। G के एलिमेंट्स कितने हैं 4, इट मीन्स 4/6, 2/4, इट मीन्स 1/2 इज द आंसर, है ना। और फिर से PG बाई अब तुम लोग कर लेना है इसमें, है ना। सेम इसी तरह का है, तो हम लोग इसको बार बार नहीं करते हैं, ये तुम लोग पे छोड़ दिए हैं सेकेंड क्वेश्चन करने के लिए। सॉरी, सेकेंड का वो सेकेंड, ठीक है, एक ही जैसा जैसे तुम लोग किए उसका करना है। वहां पे देखो थर्ड वाला में, थर्ड में क्या कह रहा है, P ऑफ E यूनियन F, है ना, बाई G पूछा है, ऐसा है क्या, हाँ, बाई G, PG ना, शायद ये PG होगा। अच्छा अच्छा, इसको थोड़ा सा कट करते हैं। बोल रहा है PE यूनियन F बाई G पूछा, ऐसा। इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, तो अकॉर्डिंग टू इसके हिसाब से क्या होगा, P है ना, E यूनियन F का इंटरसेक्शन G, इस तरह का है ना। अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन और यहाँ पे PG कर लेंगे, इस तरह का चीज आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा हमको, P यूनियन F निकालना पड़ेगा, है ना। P यूनियन F कैसे निकालेंगे, देखो ये भी हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे ही लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे हमको चाहिए थोड़ा सा अलग हो गया, P यूनियन F। तो P इंटरसेक्शन G भी लिख सकते हैं, है ना, और F इंटरसेक्शन G भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक कर लेंगे तो क्या होगा, P रहने देते हैं, ये E इंटरसेक्शन G यूनियन, है ना, यूनियन क्या होगा, E इंटरसेक्शन क्या आ गया, सॉरी, F इंटरसेक्शन G डिवाइडेड बाय PG, ऐसा ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, E इंटरसेक्शन G का वैल्यू क्या होगा, E इंटरसेक्शन G में, हाँ, एलिमेंट बेसिस पे ले लेते हैं, देखते हैं क्या बचता है। E इंटरसेक्शन G क्या क्या एलिमेंट्स है बताओ, एलिमेंट्स में लिख देंगे, एलिमेंट बेसिस पे भी बना सकते हैं हम लोग क्वेश्चन को,
कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। चलो लेते हैं E इंटरसेक्शन G, और E इंटरसेक्शन G 1 3 5 3 5, इसमें तुम्हारा 3 5 मिल गया यूनियन, इसमें बताओ क्या होगा F इंटरसेक्शन G 2 3, तो 2 3 भी मिल रहा है यहाँ पे, ऐसा भी बना सकते हैं। और PG भी रह रहे थे, प्रायोरिटी ऑफ G तुमको मालूम है, प्रायोरिटी ऑफ G कितना होगा 1/4/6 होगा, लिखने के बाद में प्रायोरिटी ऑफ G रहने देते हैं। तो प्रायोरिटी ऑफ, अभी यूनियन में इसको मिला लेते हैं तो क्या होगा 2 3 5 होगा, और ये PG होगा, शायद इस तरह रहेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो इसका 3 हो गया, मतलब ये इसका हो जाएगा प्रायोरिटी 3/6 सॉरी, और ये कितना होगा G का 4/6, 6 6 कैंसिल कर लेंगे 3/4। इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। चाहे तो यहाँ पे पहले ही निकाल लेते यूनियन F और यहाँ पे वैल्यू डालते, और प्रायोरिटी एक ही साथ कर सकते थे, या फिर हम लोग यहाँ पे अलग अलग देखा करके एलिमेंट लिए, एलिमेंट लेने के बाद हम लोग वहाँ पे उसको यूनियन में किए, और फिर हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ये तो सही है, इसमें क्या कर लेते हैं यूनियन G निकालना है, शायद दिक्कत नहीं ना है। ठीक है, ऐसा भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से उसको भी बना लेंगे, उसमें वो इंटरसेक्शन वाला है, इसमें हमारा यूनियन वाला था। तो हो गया 11 नंबर, है ना। देखो जी सही है, मेरे ख्याल से सही लग रहा है, ऐसे तो बना ही सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये यंगेस्ट चाइल्ड वाला है और एटलीस्ट अ गर्ल वाला है ना। ये क्वेश्चंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आ ही जाता है। बोलता है एज्यूम दैट ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली इवेंट्स मतलब क्या समझते हैं, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। कहीं पे अगर एक वर्ड आ जाए इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली क्या होता है, जैसे हम लोग एक कॉइन लेते हैं जिसमें हेड और टेल दोनों होता है, हेड और टेल दोनों होता है, कॉइन को टॉस करते हैं तो मेरे को क्या मिलता है हेड और टेल, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड आने की जो प्रायोरिटी है वो क्या है 1/2 है, और टेल आने की भी प्रायोरिटी 1/2 है। तो इस तरह का जो इवेंट होता है, इस तरह का जो इवेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं इक्वली लाइकली, मतलब इक्वल इक्वल तुम्हारा प्रायोरिटी आने के चांसेस है, उसको हम लोग इक्वली लाइकली इवेंट्स कहेंगे। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं हेड के साथ एक यहाँ पे हम लोग डाइस ले लेते हैं 1, तो ये तुम्हारा इक्वली लाइकली नहीं होगा, ये तुम्हारा इक्वली लाइकली हो गया, ये इक्वली लाइकली नहीं, क्योंकि इसके आने के चांसेस 1/2 है, लेकिन इसके आने के चांसेस क्या है 1/6 है। तो अलग अलग हो गया, अलग अलग हो गया। यहाँ पे हम लोग इंटू भी डालते हैं इस तरह से जब क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पे इक्वली लाइकली नहीं हुआ, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी 1/6 है, इसकी प्रायोरिटी 1/2 है। तो इक्वली लाइकली का मतलब यही होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इक्वली लाइकली समझिए, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रंस, फैमिली के पास कितने चिल्ड्रंस है 2 चिल्ड्रंस है, व्हाट इज द कंडीशनल प्रायोरिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, है ना। ये ग्रीन नहीं होगा, ये ग्रीन नहीं है, यहाँ पे होगा गिवन दैट, नॉट ग्रीन, ये गिवन दैट है ना। गिवन दैट assume that each born child is equally likely to be a boy or girl. If a family has 2 children, what is the conditional probability that both are girls? मेरे को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जो दोनों बच्चियां होगी वो क्या होगी गर्ल्स ही होगी। ठीक है, ये मेरे को निकालना है। और गिवन क्या है, 2 क्वेश्चन इसमें है, यंगेस्ट इज गर्ल, एटलीस्ट 1 इज गर्ल, एटलीस्ट 1 इज गर्ल। ठीक है, तो इस तरह का बात, यंगेस्ट मतलब क्या होता है छोटा होता है, एल्डर मतलब क्या होता है बड़ा होता है। ठीक है, तो यंगेस्ट वाला को हम लोग रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, सॉल्यूशन यहीं से करते हैं। अगर इस तरह का है 2 बच्चा किसी एक फैमिली में जन्म ले रहा है, तो या भी बॉय या गर्ल के हिसाब से, तो क्या क्या हो सकता है इसका सिंपल स्पेस बताओ तो। या तो दोनों बच्चा क्या होगा बॉय होगा, एक बच्चा बॉय होगा, एक बच्ची गर्ल होगी, एक बच्ची गर्ल होगी, दूसरा बच्चा बॉय होगा, या फिर दोनों बच्ची गर्ल होगी। यही कंडीशन हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता है 2 बच्चा पे। ठीक है, अब बोलता है इवेंट मान लेते हैं, लेट एक जो इवेंट ई ले लेते हैं, बोलता है इवेंट
इवेंट दैट क्या बोथ आर गर्ल्स, है ना, यही मेरे को फाइंड करना है, ई निकालना है। तो इसके लिए सॉरी, तो ई क्या होगा बोलो? अगर यहां पे हम लोग ई देखते हैं तो दोनों गर्ल कहां नजर आ रहा है? वहां पे जी वाला में, ठीक है। ये तो तुमको दोनों के लिए, दोनों केस के लिए ई सेम ही रहेगा। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। एफ क्या है? एफ क्या है? द यंगेस्ट गर्ल इज, है ना, द youngest girl is, sorry, youngest is girl, sorry, youngest is girl। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए फिर क्या होगा? अगर इसको हम लोग एलिमेंट्स वाइज देखा जाए तो यंगेस्ट मतलब छोटा वाला गर्ल, तो कौन कौन सा हो सकता है? या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है ना, इधर वाला, इधर जो पहले लिख रहे हैं वो बड़ा, इधर लिख रहे हैं वो छोटा लिख रहे हैं, ठीक है। तो यंगेस्ट गर्ल होना चाहिए, तो कौन कौन सा यहाँ पे पेयर ले लेंगे? एक बीजी ले लेंगे और एक जीजी ले लेंगे, ठीक है। तो बीजी बॉय गर्ल हो सकता है या फिर गर्ल गर्ल, यही दो केस हो सकता है, ठीक है। अब मेरे को चाहिए ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? तो कॉमन पार्ट्स तुम्हारा जी जी ही है। अब मेरे को निकालना क्या था? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट? ई बाय एफ। प्रोबेबिलिटी मेरे को क्या निकालना है? ई बाय एफ। इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी एफ, है ना। सबका यहाँ पे देख लेते हैं, इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? तो 1/4, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? 2/4। इट मींस 1/2 आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन में ई तो दोनों के लिए सेम होगा। अब यहाँ पे एफ मान लेते हैं, यहाँ पे जी कर लेते हैं। जी जो इवेंट होगा बोलता है एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, है ना, एटलीस्ट वन इज अ गर्ल। तो इसके लिए मेरे को यहाँ पे जो इवेंट लिखना है पेयर में, वो कैसा कैसा होगा? तो कम से कम एक तो गर्ल होना ही चाहिए। तो कम से कम के लिए ये भी हो सकती है, ये भी पेयर हो सकता है, ये भी पेयर हो सकता है, और ये भी पेयर हो सकता है, ठीक है, कम से कम के लिए। तो तुम्हारा बीजी भी हो सकता है, जीबी भी हो सकता है, और जीजी भी हो सकता है। अब यहां से फिर से क्या निकालना है? ई इंटरसेक्शन जी देख लेते हैं। तो ई इंटरसेक्शन जी में जो कॉमन पार्ट्स है फिर से वो क्या है? जीजी ही है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग प्रोबेबिलिटी को फाइंड करते हैं, है ना। दूसरा पेन लेते हैं, यहाँ पे नजर आ जाएगा तुम लोग को। यहाँ पे जो हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, फिर से वो P अगर हम लोग E बाई जी फाइंड कर रहे हैं, और इसका फिर से फॉर्मूला लगाएंगे तो E इंटरसेक्शन G डिवाइडेड बाई PG। तो E इंटरसेक्शन G का वैल्यू कितना है? फिर से वही है 1/4, और PG वर्ग कितना हो जाएगा? 3/4। तो आंसर इज 3/4। हो गया, दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को करते चले जाना, और क्या, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये सब, प्रोबेबिलिटी का, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, है ना। तो आज कितना टाइम हो गया? हो गया टाइम, है ना। एक आध क्वेश्चन और रह गया, उसको तुम लोग कर ही सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। इसी तरह का क्वेश्चन है, समझते चले जाना और करते चले जाना है। तो समझते हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन तक था, है ना। 12 नंबर तक हम ऑलरेडी लोग बना चुके हैं, 13, 14, है ना, बनाने की कोशिश करना है, ठीक है। कल हम लोग इसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही 2-3 क्लास एक ही चैप्टर पे नहीं ले सकते हैं, एक ही टॉपिक पे, है ना। तो थोड़ा सा आगे हम लोग करना है। तो कल हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे इसमें जरूर, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में देखेंगे कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स होता क्या है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी होता क्या, उसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, उस चीज को देखना है। उसको करने के बाद फिर हम लोग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सीबीएसई और जैक दोनों के लिए जो है बेयस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू बेयस थ्योरम हम लोग को क्वेश्चन जो है पूछा जाता है हमेशा, है ना। 5 नंबर में बड़ा बड़ा जो क्वेश्चन आता है, 5 नंबर 4 नंबर, उसमें एक बेयस थ्योरम का क्वेश्चन जरूरी रहता है। तो बेयस थ्योरम का क्या कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से सीखेंगे, और फिर इसको हम लोग खत्म करेंगे प्रोबेबिलिटी को।
और फिर हम जैसा कि बोले हम बार बार तुम लोगों को बोल रहे हैं कि वो जनवरी से हम लोग आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के सीरीज वो चालू करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही है ना, नेक्स्ट फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। क्वेश्चंस अगर सॉल्व करने में मजा आया हो है ना साथ में और अच्छा लगा हो तो क्या करना है वो तो तुम लोग पता ही, बार बार बोलने की जरूरत है नहीं, है ना। सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को और लाइक तो कर लेना है और बेल आइकॉन को ही दबा देना है और शेयर करना है, वीडियो को शेयर कीजिए जितना से जितना हो सके, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट नहीं, ऑल द बेस्ट बोलना पड़ेगा जी।